हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। इसमें लगभग हमने कृषि में भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग सभी का निचोड़ डाल दिया है। चाहे आपके वन रिपोर्ट हो, जैविक कृषि हो, अलग अलग आपके रबी के फसलों का मूल्य हो, अर्थव्यवस्था में या व्यापार में या निर्यात आयात में क्या क्या योगदान है, सब कुछ इसमें निचोड़ आपको मिल जाएगा। और आप देख रहे होंगे, पहले आपको बता देता हूं कि आप देख रहे होंगे कि जो हमारा ऐप है आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर हम बच्चों से पैसे लेते हैं। अब पैसे लेने के बाद भी अगर बच्चा हमें 5 स्टार में से 4.8 स्टार की रेटिंग दे रहा है तो ये यकीनन हमारा एक मेहनत की, एक हमारे जो मैटर की, यानी कि हमारी जो मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों को ये दिखाता है हमारे प्रति कि हाँ हम सही कर रहे हैं, उनके साथ 1% भी बिल्कुल अन्याय नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान होते हैं जिनकी आप रेटिंग के माध्यम से ही पता चलता है कि वास्तव में किसी शिक्षण संस्थान की क्वालिटी क्या है, क्योंकि बच्चे ही ये देते हैं फीडबैक, उसके माध्यम से ही पता लगता है कि पैसे लेने के बाद पैसा तो सब कुछ लेते हैं, सभी लेते हैं पैसे तो, लेकिन बाद में बच्चों का वो क्या है तो ये इसी से मालूम चलता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए वो वाकई में आपके लिए पसंद आ रही है। और यही मोटिवेशन हम आपके साथ पिछले 1.5-2 साल से बनाए हुए हैं। तो आज एक तरह से हम और कोशिश कर रहे हैं कि ये 4.8 रेटिंग है, कहीं ना कहीं 0.2 जो कमी है उस कमी को भी दूर करेंगे। और जितना हम करेंगे उतना आपके लिए, अगर हम जो बहुत ज़्यादा मैटर डाल देंगे तो वो एक तरह से फिर रद्दी की तरफ जाएगा, लेकिन जो भी मैटर डालेंगे वो आपके लिए बहुत ही काम आए। तो इसलिए हम जो भी मैटर डालते हैं वो काम का ही डालते हैं आपके लिए, ताकि आपके लिए काम है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में बात करें तो आज संपूर्ण रूप से हमें समझना होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हमें क्या क्या चीज़ों को देखना होगा। अगर यहाँ पर देखें भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो पहले आपको यहाँ से आराम से समझना होगा। देखो, अगर बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था में, देखो मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता, छोटे छोटे पॉइंट है, केवल 4 ही तो पॉइंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि है, उद्योग है, सेवा है और रिपोर्टें है, यही है। 4 में से आपके सर्वाधिक नंबर 4-5 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो इनमें छोटा सा टॉपिक है, तो इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। कृषि ऋण की बात करते हैं तो कृषि ऋण में आप देखोगे तो यानी कि सरकार हर साल ये तय करती है कि कृषि ऋण कितना वितरित किया जाएगा। जैसे आप बहुत से किसान हैं जो क्रेडिट कार्ड, KCC के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या फिर अलग अलग सहकारियों के माध्यम से लोन लेते हैं, तो सरकार तय करती है कि इस वित्तीय वर्ष में कितना लोन वितरित करना है। अगर आपको बताएं तो भारत सरकार ने बजट 2023-24 में ये 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया था कि 20 लाख करोड़ रुपए किसानों को ऋण वितरित किए जाएंगे। और इस बार बजट 2024-25 में यह निर्धारित किया गया है कि 24.84 लाख करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष में आपके लोन के रूप में वितरित किए जाएंगे। बहुत से बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आते रहे हैं और आते ही रहेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था है तो कृषि में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर लोन की बात करें, एक होता है अल्पकालीन ऋण, यानी कि 15 माह से कम की अवधि के लिए अगर कोई किसान लोन लेता है तो अल्पकालीन ऋण। मध्यकालीन 15 माह से 5 साल तक के लिए। दीर्घकालीन ऋण क्या होता है, 5 साल से अधिक अवधि के लिए जो ऋण लेते हैं किसान, वो दीर्घकालीन ऋण में आता है। पशुधन की बात करते हैं तो क्योंकि कृषि में आपके पशुधन आता है, एक बार क्वेश्चन में आया था तो इसको भी देख लो आपको, क्योंकि ये नवीनतम है। अगर बात करें तो पशुधन का सकल घरेलू उत्पाद में आप जानते होंगे जीडीपी में, जीडीपी का मतलब है कि जैसे मान लो पूरे भारत की जो कुल आय है 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से 4.11 यानी कि 4 रुपए 11 पैसे पशुधन से आते हैं। 100 रुपए में से पूरे भारत की इनकम 100 रुपए मान लें तो 100 रुपए में से 4.11 रुपए पशुओं से आते हैं। उनकी जैसे दूध से हैं, उन दूध से बने हुए पदार्थ से हैं, उनके जो चमड़े के व्यापार से हैं, उनके अलग अलग चीज़ों से है। तो अगर बात करें जीडीपी में, तो जीडीपी में पशुओं का जो कुल योगदान है वो है 4.11। अब ये पशुओं का योगदान है। लेकिन कृषि क्षेत्र में जैसे बात करते हैं कि आपके प्राथमिक क्षेत्र होता है, क्या होता है आपके प्राथमिक क्षेत्र होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में अगर बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर प्राथमिक क्षेत्र में आपके कृषि भी होता है, आपके यहाँ पशु भी होता है, आपके यहाँ वन भी होता है, यहाँ मछली पालन भी होता है, यहाँ खनन भी होता है, इस तरह से होता है आपके। ठीक है,
तो उसमें से अगर प्राथमिक अगर कुल जीडीपी में बात करें तो जैसे अलग अलग है, लेकिन कृषि सकल घरेलू उत्पाद में पशुओं का योगदान लगभग 34% है। कितना? 34%। भारत की लगभग 8.8% जनसंख्या को रोजगार पशुओं के माध्यम से मिलता है। कितनी? 8.8% जनसंख्या। कितना आते हैं? 8.8% जनसंख्या भारत की पशुओं के माध्यम से रोजगार पाती है। और देश के कुल पशुओं की कुल आबादी देश में वर्तमान में 535 मिलियन है। लगभग 53 करोड़ के लगभग देश में कुल पशुओं की आबादी मिलती है। 535 मिलियन 2012 की तुलना में 4.6% ये अधिक है। 4.6% यानी कि पशुओं की आबादी भारत में वृद्धि हुई है। ये बात आपको यहाँ पर देखनी होगी। एक एक चीज क्लियर करनी है, एक भी चीज नहीं छोड़नी। पढ़ना है तो समग्र ही पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तैयारी एक बार करनी है, करनी तो दमदारी करनी है। यानी कि आप ये देखें कि एक बार अवसर मिला है, बार में दोबारा हमें नहीं तो फॉर्म बनना, न वैकेंसी का इंतजार करनी है तो एक बार ही करनी है, कुछ भी हो जाए। अब जो पढ़ना है मैटर वो अच्छा ही पढ़ना है। आगे बात करते हैं, जैविक कृषि की बात करते हैं। भारत में लगभग 44,03,000 किसान जैविक किसान हैं। कितने? लगभग 44 लाख किसान भारत में क्या है? जैविक किसान है। इस बात को समझना आप। कितने? 44 लाख किसान भारत में जैविक किसान है। और प्रथम राज्य है सिक्किम, जो जैविक राज्य है। भारत का प्रथम जैविक राज्य बनने वाला के राज्य कौन सा था? तो सिक्किम प्रथम जैविक राज्य बना था। न्यूनतम समर्थन मूल्य, यहां से क्वेश्चन आया था आपके, पिछली बार आप ही क्वेश्चन आया था कि कौन से बजट में सरकार ने यह तय किया था कि किसानों को उनका न्यूनतम मूल्य का 1.5 गुना दिया जाएगा। तो वो बजट था आपके 2018-19 का। केंद्रीय बजट से शुरुआत की गई कि किसानों का उनका मूल्य का, उनकी फसल के मूल्य का 1.5 गुना लगभग उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार तय करेगी। इस बार क्या किया? 2024-25 का जो बजट था, इसमें सर्वाधिक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई वो थी मसूर की दाल में। मसूर की दाल में प्रति क्विंटल 425 रुपये की वृद्धि की गई और न्यूनतम थी गेहूं में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई। तो सर्वाधिक वृद्धि किस फसल में की गई? तो मसूर की दाल में 425 रुपये प्रति क्विंटल की सर्वाधिक वृद्धि की गई। राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश कितना है? अगर बात करें तो आपको मैंने बताया था, देखो राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश बात करें तो यहाँ जीडीपी का सकल घरेलू उत्पाद में, जिसे आपने पशुपालन की बताई थी, 1950-51 में कृषि से 100 रुपये में से कुल भारत की 100 रुपये इनकम है, उस 100 रुपये में से कृषि से 55.40 रुपये यानी कि 55 रुपये आते थे उस समय, क्योंकि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के समय पूरी तरह से कृषि पर ही निर्भर थी। लेकिन 2022-23 में देखो, अब कृषि से जो आय आती है भारत की 100 रुपये में से केवल 15 रुपये ही रही, यानी कि 15% ही है। 15 रुपये ही कृषि आते हैं। यानी कि अगर बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है, उसके बाद में उद्योग का है और तीसरे स्थान पर कृषि चली गई है। जहाँ अब तुम देखो, आप देखो 1950-51 में प्रथम स्थान पर थी कृषि और वर्तमान में 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, तो उसमें से अब कृषि तीसरे स्थान में चली गई है। तो वर्तमान में केवल 15% का योगदान है जीडीपी में कृषि का। इस बात को आपको समझना होगा। एक ही चीज समझो, अगर आपकी सामाजिक है, जैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है, सामाजिक में पूरा अर्थशास्त्र पढ़ा रखा है, उसमें आप समझ जाओगे डीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, सब कुछ आप वहां समझ जाओगे। विकास दर की बात करें, कृषि में विकास दर क्या है? तो 2023-24 में अगर प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर की बात करें तो लगभग प्राथमिक क्षेत्र की जो विकास दर है वो 2.1% रही है। कितनी? 2.1% विकास दर रही है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो कुल बहुत कम विकास दर चल रही है। अगर ऐसा कहा गया है कि अगर भारत को 9% की विकास दर हासिल करनी है तो कृषि में 4% की विकास दर रहना आवश्यक है। लेकिन भारत में कृषि में विकास दर है वो बहुत कम है। सर्वाधिक जो विकास दर है वो सेवा क्षेत्र की है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारत ने क्या किया कि कृषि से सीधा ही सेवा क्षेत्र पर छलांग लगा ली, जबकि चीन ने क्या किया, पहले तो प्राथमिक क्षेत्र से कृषि से उद्योग में गया, उद्योग से सेवा क्षेत्र में गया। ये वहां का विकास मॉडल था। रोजगार की बात करें तो कृषि क्षेत्र निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है भारत में, और भारत की लगभग कुल श्रम शक्ति का कुल रोजगार का 45.5% जो व्यक्ति है वो कृषि में रोजगार पाते हैं, और 8.8% किस में था? पशुओं में था। तो इस तरह से मान सकते हैं 8.8 वो
और 45.5 यही है। तो लगभग हम बात करें तो 54% जनसंख्या पशुओं पर और कृषि पर आश्रित है भारत की। लेकिन कृषि की बात करें तो 45.5% जनसंख्या किस पर निर्भर है, ये आपके इस पे ही निर्भर है, कृषि पर। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप डाउनलोड कर लेना बाद मोबाइल में। आपको एप्पल कोर्स में ये ऐड हो जाएगी, तो वहाँ से आप आराम से इसको डाउनलोड कर लेना, कोई इशू नहीं इसका। इसके बाद में अब कुछ पीडीएफ ऐसे होते हैं, आपको सर वो दूसरी पीडीएफ को डाउनलोड करने, जो चीज़ें हमें लगेगा कि उनसे कोई इशू नहीं है, उनको आप डाउनलोड करो आराम से मोबाइल में, उनका कोई इशू नहीं है। लेकिन जो कुछ हमारी चीज़ें हैं उनको तो हम ऑप्शन नहीं देंगे उनको डाउनलोड करने का। कृषि निर्यात की बात करें तो भारत इसमें देखना विशेष रूप से कुछ यहाँ से टपक सकता है। कृषि निर्यात की बात करें तो 31 मार्च 2024 तक की रिपोर्ट के अनुसार एक वित्तीय वर्ष खत्म कब होता है, 31 मार्च को ही खत्म होता है। तो 2023-24 के अनुसार भारत में जो कृषि निर्यात में है वो 8.2% की गिरावट आई। इसकी बात को ध्यान देना है, भारत में कृषि निर्यात की गिरावट आई है कि बढ़ोतरी हुई है क्या, गिरावट आई है, गिरावट आई है 8.2% के। तो वर्तमान में 2023-24 के अनुसार कुल कृषि निर्यात मूल्य 48.82 अरब डॉलर रह चुका है, 48.82 अरब डॉलर। अगर आप बात कर रहे होंगे, मैंने पहले बताया था ये किताब है, ये किताब 350 रुपये की आती है। इस किताब को पहले मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छे से पढ़ रहा हूँ, ताकि आपको 350 रुपये का आपको वहन नहीं करना पड़े। जो आपके एग्जाम है, एक एक चीज़ को पढ़ रहा हूँ, पूरे ऑथेंटिक आंकड़े हैं इसके। 350 रुपये मैंने मंगा ली, मैं एक मंगाऊंगा जिसमें आपको हज़ारों को जो फायदा होगा, 200 को फायदा होगा। इसलिए मैं ऑथेंटिक किताब मंगाता हूँ, नवीनतम मंगाता हूँ, ताकि अब जो आंकड़े हैं मैं ही उस पैसे को वन करूँ और उस पैसे के माध्यम से आप सभी को फायदा मिले। देखो, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, शिक्षा तो सबको मिले, बाकी उसका उपयोग कौन कैसा करे वो अलग बात है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा सबको मिलना चाहिए, मकसद ये कि है कोई भी हो व्यक्ति, चाहे आप हो या कोई भी हो, शिक्षा सबको दूंगा, लेकिन जिसको उपयोग करने की कला होगी, जो सेल्फ स्टडी करेगा। देखो, सबको समान अवसर होता है, लेकिन जो सेल्फ स्टडी करेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, वही सफल होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। आपको सब चीज़ें मिल जाएगी कहीं भी, लेकिन उसका उपयोग आपको करना होगा, वो आपके हाथ में मैं नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान देना है। तो वर्तमान में कृषि निर्यात मूल्य है वो 48 अरब डॉलर रह चुका है। 48 अरब डॉलर का लगभग भारत में निर्यात किया जाता है एक वित्तीय वर्ष में। लगभग 50 अरब डॉलर मान लो आप, तो कृषि निर्यात का मूल्य, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब वन रिपोर्ट भी देख लो, भारत की जो वन रिपोर्ट है, उस वन रिपोर्ट को आपको यहाँ को समझना आवश्यक है। वन रिपोर्ट की बात करें तो देखो, यहाँ पर वन रिपोर्ट 2021 की है, जो जनवरी 2022 में जारी की गई थी, जनवरी 2022 में जारी हुई। अब ये आपकी जो आगामी वन रिपोर्ट है 2025 में आ जाएगी या 26 में जाएगी, जब भी आएगी, लेकिन जब तक उसको काम करना पड़ेगा। जैसे अभी आप देखो, जनगणना हर 10 साल में होती है। अभी भी हम जो आंकड़े हैं जनगणना के 2011 के पढ़ रहे हैं, 2021 की जनगणना आई नहीं, तो 2011 के से काम चलेगा। अब क्वेश्चन 2011 से आ रहे हैं, तो इससे जो आपकी वन रिपोर्ट है वो भी आपकी 2021 से ही आएगी। अभी 23 की 24 की तो आई नहीं, तो इससे ही काम चलाओ। भी इसका प्रकाशन, वन रिपोर्ट का प्रकाशन हर 2 साल में एक बार होता है, और 1987 में प्रथम वन रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। तो यह वन रिपोर्ट आपकी 17वीं वन रिपोर्ट है। अब इसमें मुख्य तथ्य देख लीजिए आप। सर्वाधिक वन क्षेत्र, देखो मेरा एक ही सिद्धांत है, आपको सिलेक्शन लेना है, मैटर सबके लिए समान रहेगा। आपको जिसको फायदा उठाना है उठाओ, सेल्फ स्टडी करो जम के, जो आपके पास समय है उसको करो, ना जो समय को बर्बादी मत करो। अपराम आपको सफलता मिल जाएगी। और आप ही मेरे को मैसेज कर दोगे जब आपका रिजल्ट आएगा, तब आप बोल दो सर मेरा सिलेक्शन हो चुका है। पिछली बार भी ऐसे बहुत से बढ़ते ने बोला था। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किन राज्यों में मिलता है? मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, अरुणाचल प्रदेश का दूसरा, छत्तीसगढ़ का तीसरा, उड़ीसा का चौथा। लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक 1% किन राज्यों में है? तो मिजोरम का प्रथम स्थान है, जहां पर 84.53% वन मिलता है उनके कुल क्षेत्रफल पर। और दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का है, यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है। और प्रतिशत की दृष्टि से भी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर 79.33, तीसरे पे मेघालय, चौथे पे मणिपुर है। अगर बात करें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि कौन कौन से राज्य में हुई है? कब? 2019 से 20 के 2 साल के बीच में सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक 647 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तेलंगाना में 632 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, उड़ीसा में
537 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। राजस्थान में भी वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, लगभग राजस्थान में भी 25 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब कौन से राज्य में वन क्षेत्र में जो आपकी कमी हुई है, अगर बात करें कमी की, तो अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक कमी हुई है, उसके बाद में मणिपुर में, नागालैंड में, वन क्षेत्रों में कमी हुई है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, ठीक है। कुल मैंग्रोव वन जानते हो, समुद्री तटीय किनारों पर पाए जाने वाले वन। इसकी लकड़ी सबसे मूल्यवान मानी जाती है क्योंकि इसकी लकड़ी है वो पानी में कभी खराब नहीं होती है। मैंग्रोव वन तटीय राज्यों में मिलते हैं, जैसे सुंदरवन का डेल्टा मिलता है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, गोवा, इन राज्यों में मिलता है मैंग्रोव वन। तो भारत में कुल मिलाकर 4992 किलोमीटर मैंग्रोव वन के क्षेत्र है, उसमें से 17 किलोमीटर की इस बार वृद्धि हुई है, यानी कि वृद्धि हुई है 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार। भारत में कुल कार्बन स्टॉक कितना है वनों का, तो कुल कार्बन स्टॉक के 7,204 मिलियन टन, 7,204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है, जिसमें 79.4 उनकी 80 मिलियन टन कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई है। क्या हुई है, यानी कि इसकी वृद्धि हुई है, लगभग 80 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। लास्ट में बात करते थे कि भारत का कुल वन क्षेत्रफल कितना है, तो 21.71% पर भारत में वन क्षेत्र है, यानी कि 7,13,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर भारत में वन क्षेत्र मिलता है। तो कृषि के बारे में, इसके बारे में मैंने संपूर्ण बता दिया आपको। एक भी ऐसा चीज़ नहीं होगी कृषि के बारे में जो आपको नहीं पढ़ाई होगी। उद्योग के बारे में पहले वाले वीडियो में आपको बता दी, ये सब कुछ आपको बता दिया। अब फिर भी अब आप नहीं पढ़ो, आप कहो कि सर इसमें क्यों नहीं, तो ये चीज़ें आपके लिए काम है, इनको बर्बाद नहीं कीजिए, तो आपका सिलेक्शन तक पक्का होगा। सेल्फ स्टडी के टाइम निकालिए और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा ऐप है आर्मी मानुषिष्ट है वो 4.8 से बढ़कर 5 स्टार हो, राजस्थान में नया कीर्तिमान रचेंगे कि हाँ, बस उसी पर कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद।